नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और भी कुछ बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। तो भाइयों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सभी घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये सेकंड वीडियो है आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखी थी, जैसे आपकी बाइनरी हो गई है ना, बाइनरी सीखी थी, थोड़ी सी जनरेशन वगैरह सीखी थी आपने। और क्या सीखा था आपने? काफ़ी कुछ सीखा था उसमें, है ना। कन्वर्जन सीखा था और बाइनरों का सम सीखा था, है ना। इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जिस भाई बहन ने हमारी जो बेसिक वीडियो है फर्स्ट वाली वो नहीं देखी है तो प्लीज़ भाइयों उसे ज़रूर देखना। उसमें आपका कुछ क्वेश्चन है जो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सोल्व कराए हैं ना। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला आपको। तो चलिए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दर्शाती है। ऑप्शन ए बैंक एवं कैश बैलेंस, ऑप्शन बी सभी व्यक्तिगत खातों का बैलेंस, ऑप्शन सी सभी लेन देन का सारांश एंड ऑप्शन डी है किसी विशिष्ट तिथि पर व्यवसाय की स्थिति, सटीक स्थिति। तो बताइए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपकी बैलेंस शीट क्या दर्शाती है, यानी क्या शो करती है? तो इसका जो सही आंसर है डी है, किसी विशिष्ट तिथि पर व्यवसाय की सटीक स्थिति, है ना दोस्तों। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट आपकी किसी विशिष्ट तिथि पर व्यवसाय की बिल्कुल सटीक यानी सही जानकारी दर्शाती है। यानी कोई सी भी जो हमारी कोई भी डेट थी, हमने उसमें क्या ट्रांजैक्शन की है वो बिल्कुल हमें सही पता चलता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन अकाउंटिंग डैश 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 के विषय में जानकारी देता है। मैनेजर को आय एवं लागत की, ऑप्शन बी किसी विशेष वर्ष में कंपनी की कर देनदारी, ऑप्शन सी किसी संस्थान के वित्तीय हालात एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर करेंगे आप लोग? आपको इसका करना है ऑप्शन डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इनमें से किसमें आता है? जनरल वाउचर, ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में आता है। मैं ना एक काम करता हूँ दोस्तों, मेरे मन में एक बात आ रही है। ये क्वेश्चन पेपर हम सोल्व तो करेंगे, इसमें आपको जैसा पिछला क्वेश्चन पेपर था आपने उसमें एक बात देखी थी, कुछ क्वेश्चन आपके नेटवर्क से रिलेटेड हुए थे, है ना। जैसे लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ना आपको वे समझा देता हूँ थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं, आपकी 5 मिनट लगेगी, है ना। 5 मिनट में आपका सारा समझा के फिर इसको वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा है, देखो फिर डेटा के बारे में प्राय, है ना, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पहले वे समझा देता हूँ, थोड़े से टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद हम एक काम और करेंगे, जो हमारा कल का रिवीजन था ना, कल का हम ज़्यादा से ज़्यादा बस बहुत स्पीड से 2 मिनट में सारे रिवीजन कर लेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए ना। तो हाँ भाइयों, ये हमारे हैं कुछ टाइप ऑफ नेटवर्क, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ लोगे तो फिर आपको पूरी लाइफ याद रहेंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है ना। तो सबसे पहला है जो आपका टाइप ऑफ नेटवर्क में हम बात करते हैं लैन की। लैन क्या होता है? लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि लैन क्या होता है। और जो लैन क्या होती है, जो लैन की रेंज होती है वो ऐसे, आप ऐसे समझो, जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने क्या किया, बहुत सारे कंप्यूटर को मिला के एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया
जो लोकल एरिया है यानी जिसका बाहर से कोई संबंध नहीं है तो उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और जिसकी रेंज होती है आप समझ सकते हैं एक बिल्डिंग होती है या फिर 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो लैन की रेंज होती है। और इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आपकी वायर से और एक होता है वायरलेस से। जो हमारा लैन नेटवर्क होता है ना, इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो वायर के द्वारा और एक बना सकते हैं वायरलेस के द्वारा। तो जो अगर आप इसे वायर से बनाएंगे तो वायर से बनाने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर वायर से नेटवर्क वायर से बनाते हैं तो इसे ईथरनेट कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईथरनेट क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा लैन नेटवर्क जिसे हम वायर से बनाते हैं। इसके बाद आता है आपका वायरलेस। वायरलेस क्या होता है, ऐसा लैन नेटवर्क जिसे हम वायरलेस यानी बिना वायर के बनाते हैं उसे हम वायरलेस कहते हैं। और वायरलेस को क्या बोलते हैं, डब्लू लैन। डब्लू लैन का मतलब है वायरलेस लोकल नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, ये आपका होता है लैन। बस आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो आपके नेटवर्क होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम सेकंड वाले पे चलते हैं, जो सेकंड आपका मैन है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है आप ऐसे समझो एक टाउन होती है ना, जो आपका शहर है, शहर समझ लो या फिर कोई सिटी समझ लो, उसके अंदर एक आपको नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा उसे ही आप कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। और जो इसकी आप रेंज है, इस नेटवर्क की रेंज हो सकती है 20, 30 या फिर 50 किलोमीटर के एरिया की आपकी रेंज हो सकती है। सबसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका हो जाएगा, जैसे BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन होता है ना, आपने देखा होगा कहीं पे होता है BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन, उसे ही वो आपका मैन का एग्जांपल है एक, है ना। और एक आपका जो सेकंड एग्जांपल है आपका रेडियो का है। आपने देखा होगा जैसे रेडियो FM होती है 93.5 रेडियो FM मिर्ची, रेड FM मिर्ची, है ना। तो इसमें आप क्या देखेंगे, अगर आप सपोज करो दिल्ली के अंदर हैं और आपने FM चला ली 93.5 या ना कोई भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको केवल दिल्ली से रिलेटेड ही खबरें दी जाएंगी। उसमें आपको केवल दिल्ली के बारे में बताया जाएगा। अगर आप पंजाब में हैं तो आपको पंजाब के बारे में बताया जाएगा। यानी कि ऐसा कैसे हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो रेडियो FM है उसके अलग अलग सिटी के हिसाब से, ये अलग अलग सिटी समझ लीजिए, है ना, अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग कार्य करता है ये रेडियो FM। ये आपका मैन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक सिटी या फिर टाउन की अलग रेंज हो जाती है। इसके बाद हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है या फिर थर्ड नेटवर्क है, आप इसे कह सकते हैं कैन। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, सपोज करो आपकी कोई कैंपस है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में इतनी सारी बिल्डिंगें हैं और ये कई किलोमीटर में फैली हुई है ना। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते 30, 40, 50 किलोमीटर में, यानी एक सिटी के बराबर है, सिटी के बराबर भी नहीं है, लेकिन आप उसमें जो आपका लैन होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, आप उसे यूज नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जो आपका लैन होता है उसकी हद से हद 1 किलोमीटर की रेंज होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो ये आपका कैन होता है ये बड़ा होता है, ग्रेटर देन किससे होता है, लैन से। ठीक है, यानी कैन बड़ा होता है लैन से, लेकिन मैन से छोटा होता है। मैन की जो रेंज होती है आपकी 30 किलोमीटर के अप्रोक्स होती है, और जो इसकी रेंज होती है आपकी 1 किलोमीटर के अप्रोक्स होती है। समझ रहे हैं ना आप, कैन यानी अगर आपकी कोई ऐसी जगह है जो आपके लैन से काम ना चले, लेकिन आपकी इतनी बड़ी भी जगह नहीं है कि उसमें आप मैन कनेक्शन लगाएं, तो आपको एक कनेक्शन और लगा सकते हैं जिसे बोलते हैं आप कैन। कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है यूनिवर्सिटी या कैंपस होते हैं, है ना, जो यूनिवर्सिटी या कैंपस में लगा होता है, जैसे आपकी सुभारती यूनिवर्सिटी हो गई या फिर आपकी CCS यूनिवर्सिटी हो गई, या बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो बड़ी हैं, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि आपका कोई बिजनेस कैंपस हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ी होती है और कई एकड़ में फैली होती हैं, है ना। आप समझो 10-15 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, तो वहाँ पे भी कौन सा है, वहाँ पे भी आप कैंपस एरिया नेटवर्क लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जिसे लैन से न चलाया जा सके, उस जगह पे आपका कैन यूज होता है।
फिर एक आपका आता है 4 नंबर पे वैन। वैन का मतलब क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, इसे हम थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर आप इसे समझें, जो जियोग्राफिकली समझें, तो कलेक्शन ऑफ लेंस, इसकी आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, जियोग्राफिकली कलेक्शन ऑफ लेंस, यानी जो छोटे छोटे आपके नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, उनका कलेक्शन होता है, बहुत सारे लेंस का कनेक्शन होता है वैन। इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका इंटरनेट से। ठीक है, आपका इंटरनेट ही क्या होता है? एक वैन का एग्जाम्पल है। इसके आई होप दोस्तों, देखो मैं इसे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका डिटेल में इतना आना भी नहीं है। आपका बस केवल क्या आना है, फुल फॉर्म आ सकती है या फिर ऐसे आ सकता है, वैन का एक एग्जाम्पल है तो आप लगा देंगे इंटरनेट, है ना। आपका इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन बस मैं इसके आपको छोटी मोटी सी नॉलेज दे रहा हूँ। फिर जो आपका 5 नंबर पर आता है, आप इसे बोलते हैं पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है और एक टेम्परेरी नेटवर्क होता है, जिसे आप खुद से बनाते हैं और कुछ ही टाइम के लिए बनाते हैं, फिर आप उसे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। उसे आप कहते हैं पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपका ब्लूटूथ है। नेटवर्क का मतलब होता है कि भाई दो सिस्टमों को या फिर दो डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करना ही आपका नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ कनेक्शन आप बनाते हैं, वो कितनी देर के लिए बनाते हैं आप खुद जानते हैं, वो भी आपका पैन का एग्जांपल है। एक आपका जो एग्जांपल है हॉटस्पॉट, कि भाई मेरे मेरे मोबाइल का ना नेट ख़त्म हो गया, प्लीज़ अपना वाईफाई खोल दियो। तो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई नहीं होता, वो हॉटस्पॉट होता है। ठीक है, तो जो आपका हॉटस्पॉट है वो भी आपका क्या है? ये आपका पैन का एक उदाहरण है, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है। और आपको एक बात और बता दूँ, जो आपके मोबाइलों में ब्लूटूथ लगी होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है क्लास 1, एक होती है क्लास 2। अगर आपके मोबाइल में क्लास 1 की जो लगी है, क्या ब्लूटूथ लगी है, तो इसकी जो आपकी रेंज होती है 10 मीटर के आसपास तक की हो सकती है। यानी अगर आपके 10 मीटर के रेंज में कोई व्यक्ति है तो आप उससे आराम से अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में जो क्लास, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेना, हाँ, अगर आपके मोबाइल में क्लास 2 की क्या लगी है, ब्लूटूथ लगी है, तो इसकी जो रेंज हो जाती है 30 मीटर तक हो जाती है। इसके बाद में भाई आता है वीपीएन। वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये क्या होता है? ये दुनिया का सबसे नहीं, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो दुनिया का सबसे असुरक्षित या अनसिक्योर नेटवर्क है, वो बताइए आप क्या माना जाता है? तो मेरे भाई, जो दुनिया का सबसे अनसिक्योर नेटवर्क है ना, वो आप इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट से ही हैकिंग होती है। आपका मोबाइल हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो इंटरनेट के द्वारा ही होता है। ठीक, या फिर आपके मोबाइल में वायरस वगैरह आ जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर नेटवर्क बोलते हैं। किसको? इंटरनेट को। इंटरनेट पे खतरा बहुत होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता क्या खतरा होता है, और मुझे बताना भी नहीं है, क्योंकि वीडियो इस बारे में नहीं है, वो बस आपको छोटी सी नॉलेज दे रहा हूँ। तो वीपीएन की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई इंटरनेट है ना, इंटरनेट अनसिक्योर होता है। अगर कोई कंपनी क्या करे, उस इंटरनेट पर क्या करे, सुरक्षा लगा दे या फिर सिक्योरिटी लगा दे कुछ, है ना, किस तरह से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो उनके पास, या किसी तरह से उसे सिक्योर कर दे, ताकि आपके जो सिस्टम है या आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो हैक ना हो सके, या फिर उस कनेक्शन को सिक्योर कर दे कि आपके जो इसमें वायरस वगैरह ना आ सके, तो उसे हम बोलते हैं वीपीएन। वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसका आप एक अच्छे से यूज कर सकते हैं वीपीएन का। सपोज करो कोई वेबसाइट है, वो आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो रही है ना, या फिर ऐसे करो वो वेबसाइट इंडिया में बैन है। ठीक है, हम लिखते हैं इंडिया में क्या है, बैन है। इसका क्या मतलब है कि वो वेबसाइट ओपन तो है, लेकिन इंडिया के नेटवर्क से बंद है। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में एक वीपीएन डाउनलोड करेंगे, और उसमें वीपीएन में क्या करेंगे, आप कोई भी कंट्री चूज़ करेंगे। अब आपका जो नेट है ना, सपोज करो आप इंडिया में बैठे हो, और इंडिया से बैठे बैठे आप क्या करेंगे, कनाडा का या फिर अमेरिका का या फिर जापान का कहीं का भी नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। अब आप एक ऐसे ट्रीट होंगे कि जैसे आप इंडिया के नहीं, आप कनाडा के पर्सन हो। और जब आप उसे वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो आपकी वेबसाइट बहुत आसानी से ओपन हो जाएगी। ये आपका बहुत अच्छा नेटवर्क वो है, समझ गए ना, वीपीएन।
वीपीएन क्या करता है, बस आईपी को एक्सचेंज करता है। ये मैं आपकी आईपी बना दे रहा हूँ बहुत सारी। आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये हमने लगा दिया सर्वर। हाँ, सपोज करो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे इस वाले सर्वर से या फिर इस वाले सर्वर से कुछ काम करना है, तो अब सीधा सा तरीका है कि मैं सर्वर पे अपने गूगल ब्राउज़र में या फिर कहीं पे भी अपने एड्रेस बार में इस जो सर्वर का URL है वो टाइप करूँगा और उस पर एंटर कर जाऊँगा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो कुछ अनसिक्योर हो रहा है और जो ये वाला रास्ता है ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम इसे कलर चेंज करते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, इस नेटवर्क से पहले इस पे जाएंगे, इससे इस पे जाएंगे, इससे इस पे जाएंगे, इससे इस पे, इस पे, इस पे, ठीक है। इस तरह से घूम फिर के आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सर्वर को क्या लगेगा कि भाई ये तो जापान से आया है, पाकिस्तान से आया या फिर कनाडा से आया, इस तरह से आया है ना। तो ये क्या करता है, वीपीएन आपकी आईपी को चेंज कर देता है, आपके आईपी के ऊपर बहुत सारी लेयर बना देता है, चेंज नहीं करता। तो फिर वो ट्रीट ऐसे होती है जैसे कि आप पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, इसलिए सिक्योर माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट मेरे भाई क्या होता है, ये पब्लिक नेटवर्क होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है आपका इंटरनेट, जिसे आप क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका होता है इंटरनेट, जिसे आप यूज करते हो। जैसे सपोज करो आप अपने घर में बैठे हो, आपको पाकिस्तान या फिर कनाडा या फिर अफ़गानिस्तान या कहीं से भी कुछ भी अमेरिका में कॉल लगानी है, या व्हाट्सएप पे किसी से बात करती है आपकी प्रेमिका या फिर प्रेमी या आपका फ्रेंड या मित्र, कोई भी आपका है, आप उससे बात करना चाहते हैं तो एक क्लिक में आप आसानी से बात कर लेते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो मेरे भाई इंटरनेट का है। और जो ये वीडियो भी देख रहे हैं ना आप, ये भी एग्जांपल है इंटरनेट का। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे नेटवर्क आते हैं जिसे हम बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी और आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे। ये है आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। सपोज करो अगर किसी कमरे में 10 कंप्यूटर को ऐसे नेटवर्क से जोड़ दिया जाए वे सभी आपस में डाटा शेयर कर सकें, बस इतनी सी डेफिनेशन है। सपोज करो ये आपकी कंपनी है ना। कंपनी में आप HCL का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं, उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया ताकि वे सभी आपस में डाटा शेयर कर सके, ठीक है। और जो कोई भी बाहर का नेटवर्क है, ये बहुत सारे नेटवर्क बना दिए, ये उससे आपस में कनेक्ट ना हो सके। या फिर आप इस HCL कंपनी के अंदर क्या करते हैं, आप वर्क करते हैं, इस नेटवर्क से आप अपना मोबाइल भी ना जोड़ सकें, ठीक है। तो यानी अगर मैंने 10 कंप्यूटर पे लगाया है ना ये इंटरनेट, तो बस वो 10 ही कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर सके, ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर ना कर सके, या फिर कोई भी कंप्यूटर उससे ना जुड़ सके, उसे ही आप इंटरनेट कहते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। कंपनियों में यूज होता है कि कंपनी चाहती है कि जो हमारा डाटा है वो कहीं भी बाहर ना लीक हो, लेकिन हम आपस में शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट यूज होता है ताकि कंपनी का डाटा कंपनी के अंदर ही हो, बाहर ना निकल सके। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। सपोज करो ये जो इंटरनेट का कनेक्शन हमने फर्स्ट इंटरनेट का कनेक्शन बनाया है, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम हम रख देते हैं। सपोज करो HCL कंपनी है और उसकी एक बिल्डिंग है 1, और उसके अंदर हमने क्या किया, ये जो कंप्यूटर ये ना कंप्यूटर बनाए हैं मैंने, ठीक है। इन कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया, किससे, इंटरनेट से, यानी एक प्राइवेट नेटवर्क बना दिया ताकि इस बिल्डिंग का डाटा कहीं भी ना जा सके, बस डाटा बिल्डिंग का बिल्डिंग में रह सके। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक ब्रांच और खुल जाती है, या फिर कह सकते हैं एक नई बिल्डिंग और बन जाती है थोड़ी दूरी पे, और वो हमने लिख दिया HCL कंपनी की बिल्डिंग नंबर 2। इसमें भी हमने क्या किया, छोटे छोटे से अपने नेटवर्क तैयार कर दिया, यानी इंट्रानेट तैयार कर दिया। अब इस इंट्रानेट में क्या हुआ, हम चाहते हैं कि मेरे भाई कि हम इस बिल्डिंग का डाटा इस बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर इन दोनों को आपस में क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जो इन दोनों का कनेक्शन आपस में हुआ है ना, इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट को क्या कह सकते हैं आप, कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट। अगर आप इंट्रानेट को भी आपस में जोड़ देते हैं, या दो से अधिक इंट्रानेट को आपस में जोड़ देते हैं, तो उसे ही आप क्या कहेंगे, एक्स्ट्रानेट बोलते हैं।
इसके बाद मेरे भाई थोड़ी सी आप नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ लो, बस नाम देख लो। एक आपकी मॉडेम होती है, क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइस होती है, ठीक है। और नेटवर्किंग डिवाइस है जो, इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। काम कुछ भी नहीं होता, बस इंटरनेट को कनेक्ट करना होता है आपस में, या फिर ऐसे समझ लीजिए आप, एनालॉग सिग्नल को ये क्या करता है डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है आपका हब आता है। हब क्या होता है ज़्यादा नहीं समझेंगे। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके आपकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। अब कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग क्या है, फिर कुछ और बोलूँगा, नहीं समझ में आएगा। एक आपका स्विच होता है, एक आपका राउटर होता है। राउटर तो आपने अपने घरों में सुना ही होगा कि भाई मैं वाईफाई लगवा रहा हूँ और राउटर लगवाया। एक होता है आपका गेटवे, गेटवे भी इसी तरह का होता है। एक फायरवॉल होता है, एक ब्रिज होती है। ये आपके कुछ मैंने क्या बताया है नेटवर्किंग के उदाहरण दिए हैं जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे भाई मैं नहीं चाहता वीडियो जरा सी भी लंबी हो आज, ठीक है। और इसी के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कल वीडियो बनाई थी ना बेसिक, हम बस 2 मिनट में उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मैंने कल आपको क्या क्या बताया था, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बताया था। बाइनरी का जो आपका बेस बताया था 2 होता है, और 1 और 0, ठीक है। इसका 1 और 0 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था जिसका बेस आपका 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम बताया था जिसका बेस होता है 8, और आपको बताया था मैंने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, ठीक है। और मैंने आपको कुछ ये भी बताया था कि आपका जो 1 0 होता है डेसिमल में 1 से 9 तक होता है, और आपका ऑक्टल में क्या होता है 1 से 7 तक होता है। और जो आपका हेक्साडेसिमल होता है इसमें आपका 0 से लेके 15 तक होता है, और जो 10 से 15 तक बीच में जितने भी आते हैं हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, ABCDEF के रूप में हम उन्हें यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम है उसे आप कन्वर्ट कैसे करोगे बाइनरी में, या फिर आप उसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर आप उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको मैंने बताया था कल। तो हमने ये समझा था कि आपको किस तरह से कन्वर्जन करना है। ये डेसिमल का बाइनरी में, और फिर डेसिमल का ऑक्टल में, डेसिमल का फिर हेक्साडेसिमल में, और इन तीनों का आपस में कैसे कनेक्शन करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या बताया था आपको, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। सपोज करो आपका 117 जो है आपका डेसिमल नंबर में है, और आपको इसको बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। तो आपको मैंने ये वाला एक एग्जाम्पल दिया था किस तरह से करेंगे आप। मैं नहीं बताऊंगा कैसे करेंगे, आपने पिछली वीडियो देखी थी, आप एक बार फिर देख लीजिए बस थोड़ा सा, है ना। इसके बाद फिर मैंने कल आपको क्या बताया था, ये आपको एक एग्जांपल सेकंड एग्जांपल दिया था। सपोज करो आपको जो 10 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और आपको उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसकी जो बाइनरी हुई थी वो आपकी 1010 हुई थी। एग्जांपल यहाँ पे दिया था, आप जानते हैं कैसे हुई थी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था। बाइनरी क्या होती है आपकी 101001 होती है, और इसे आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी जिसके बेस 10 होता है उसमें आपको कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखना है 1 2 4 8 16 32 6 आपका 64 ये लिखना है, और उसके नीचे आपको क्या करना, आपकी जो बाइनरी है उसे ऐसे के ऐसे लिख देना है, और जिसके नीचे आपकी 0 है उसे आपको छोड़ देना है इन्हें, और जिसके नीचे 1 है आपको उन सभी को ऐड कर लेना है। वही आपका फिर क्या बन जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम बताया था। डेसिमल मतलब का आपका जो बेस है वो 10 है, ऑक्टल का मतलब आपका 8 है, और फिर आपको मैंने बताया था कि आप 117 को कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, और ये आपका कन्वर्जन यहाँ पे किया था। वहाँ पे हमने बाइनरी में 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने 8 से डिवाइड किया है, और इसके बाद डिवाइड करने के बाद आपका 165 आ गया था। फिर इसके बाद मैंने आपको ऑक्टल टू डेसिमल बताया था, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो है राइट से, है ना, इस तरह से राइट से क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। पहले 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, और इन सभी के बीच में प्लस लगा देंगे, और सभी की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो भी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें, जैसे यहाँ पे किया था हमने, है ना। आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद आपको क्या बताया था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बताया था, यानी जिसकी आपकी पावर बेस 10 है, और आपको उसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होता है, आपको 16 से डिवाइड करना होता है।
जैसे 275 था आपका, 275 था, इसे हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में, तो आपका 113 आ गया था। और उसके बाद फिर हमने सेकंड एग्जांपल लिया था इसका 500 का, तो इसे कन्वर्ट किया था, क्योंकि क्या आ गया था 1F4 आया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, 113 को फिर क्या किया था वापस, यानी 113 को हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट किया था डेसिमल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको बताया था। अब की बार हमें 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2 लेनी है, इस तरह से। इसके बाद फिर हमने 1F4 बताया था, 1F4 को हमने इस तरह बताया था। F का मतलब आपका क्या होता है, 15 होता है, यानी 15 होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और बताया था, सपोज करो कोई आपका बाइनरी है, बाइनरी को आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे ये आपको बताया था। सबसे पहले आपको जो 1010 है इसको आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया था मैंने आपका, ये 10 आ जाएगा। इसको सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये 10 आ गया था, 10 से फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये किस तरह किया था, फिर आपका 1-2 आ गया था। इसके बाद मेरे भाई मैंने क्या किया था, आपको बाइनरी का सम थोड़ा सा बताया था, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे होती है। इसके लिए मैंने आपको रूल लिखवाए थे, 0 लिखवाया था, है ना, 0 + 0 आपका 0 हो गया था, ये सारे रूल लिखवाए थे। और फिर मैंने आपको यहाँ पे ऐड भी करके बताया था। मैंने इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आप 1 + 1 करते हैं तो आपका ये 2 नहीं होता है, आपका 1 एंड 0 होती है, और जिसमें आपका जो 1 होता है ये क्या होता है, आपका कैरी हो जाता है। यहाँ पे आपको मैंने सब्ट्रैक्ट बताया था, जो बेस्ट मेथड बताया था इसका, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको मल्टीप्लाई बताई थी, रूल लिखवाए थे, 0 × 0 0 होता है, इसी तरह 1 × 1 होता है। ये सारे रूल लिखवाने के बाद मैंने आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखाई थी। ये सब अब मेरे भाई हम कल पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। फिर आपको मैंने क्या किया था, बिट बाइट बताया था थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था 1 बिट बराबर क्या होता है, 0 1 बाइनरी डिजिट होता है, 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है, 1 बाइट होता है आपका 8 बिट के बराबर, 1 KB होता है आपका 1024 बाइट के बराबर, 1 MB आपका होता है 1024 KB के बराबर, जिसे हम 1 मिलियन बाइट भी बोलते हैं। 1 GB आपका होता है 1024 MB के बराबर, 1 TB होता है आपका 1024 GB के बराबर, एंड 1 PB होता है आपका 1024 TB के बराबर। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था, क्या ये आपका निबल था, ये आपका बाइट था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी थी, कि जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपके 1940 से 1955 तक यूज आए थे, यानी आपकी ईयर लिखे हैं, ये ना ईयर लिखे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन सभी में क्या यूज हुआ था, इनमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI ULSI यूज हुई थी। बस इसी के साथ हमारा क्या हुआ था, ये कल का समाप्त हो गया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सीधा अपने PDF की ओर चलते हैं। हाँ तो मेरे भाई इसमें हम PDF में अपने कितने 2 क्वेश्चन कर चुके थे, नहीं हाँ 2 क्वेश्चन कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन था क्लोजिंग स्टॉक इनमें से किस में आता है, जर्नल वाउचर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो आपका ऑप्शन डी है बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सोल्व करना है आपको, अरे क्या हो गई, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का सही आंसर मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वह दीर्घकालिक संपत्ति जिसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है परंतु वह अधिकार जिसका मूल्य है कहलाते हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, या फिर इंटेंजिबल एसेट, और फिर आपका होता है इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा के बारे में डेटा प्राय कहलाता है, डायरेक्टरी, डेटा बैंक, मेटा डेटा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर था आपका मेटा डाटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, डेटाबेस की टेबल में किसी कॉलम का हेडर कहलाता है, डेटाबेस की टेबल में किसी कॉलम का हेडर कहलाता है। टेबल, ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है रिलेशन, ऑप्शन जो सी है वो है आपका एट्रीब्यूट, एंड ऑप्शन सी है डोमेन। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही आंसर मेरे भाई एट्रीब्यूट है। क्वेश्चन नंबर 7, वह क्वेरी, हाँ,
वह क्वेरी का प्रकार जिसमें वेयर अथवा हैविंग क्लोज में दूसरी क्वेरी होती है कहलाती है सुपर क्वेरी, सब क्वेरी, मास्टर क्वेरी या फिर मल्टी क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना मेरे भाई आपको। इसका सही आंसर है सब क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 8, DBA स्टैंडर्ड फॉर, यानी DBA का अर्थ होता है डाटा बैंक एक्सेस, ऑप्शन बी डाटाबेस एक्सेस, ऑप्शन सी है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो आपका 4 है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। DBA बताओ क्या होगा। इसका होता है आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डाटाबेस क्या होता है नहीं पता तो आपको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका फेसबुक है, फेसबुक का सारा डाटा कहाँ पे रखा होता है, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9, एप्लीकेशन प्रोग्राम में इंटरफेस के साथ रिलेशन डेटाबेस की कौन सी भाषा वास्तव में मानक बन गई है। ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी है आपका SQL, ऑप्शन बी है आपका DBase एंड ऑप्शन डी है आपका 4GL। सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही आंसर है SQL। क्वेश्चन नंबर 10, डाटा प्रोसेसिंग चक्र साइकिल में होते हैं। ऑप्शन ए इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल, ऑप्शन बी इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी आउटपुट साइकिल व प्रोसेसिंग साइकिल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको करना है इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 11, गणितीय एवं ज्यामितीय सूत्रों का आधार ठीक प्रकार से परिभाषित प्रक्रियाओं का एक सेट जिसमें एक सीमित संख्या में किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहलाता है परिवर्तन, कलन विधि, ज्यामितीय मॉडल या फिर अंकगणितीय मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 12, वह विशेष सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग जॉब की कतार बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ड्राइवर, ड्राइवर, ऑप्शन बी स्पूलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेस एंड ऑप्शन डी है आपका लिंकेज एडिटर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर करना है आपको। बताओ क्या करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है स्पूलर। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। कंपाइलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज या फिर इंटरप्रेटर। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए कौन सा आवश्यक है। सबसे आपका जो सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। असेंबली लैंग्वेज नहीं है और आपका इंटरप्रेटर भी नहीं है, कंपाइलर भी नहीं है। जो ये आपके तीनों के तीनों जो आपके चीज़ें हैं ना मेरे भाई, ये आपके सॉफ्टवेयर मेकिंग का एक पार्ट है। तो आपको जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो ये आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, PHP है या फिर आपकी पाइथन है, इतनी सारी लैंग्वेज हैं बहुत सारी, तो उनके अंदर यूज होते हैं कंपाइलर, असेंबली लैंग्वेज या फिर आपका इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 14, किसका पहुंच, एक्सेस की बात कर रहे हैं, एक्सेस समय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कैश मेमोरी या फिर कैश, ऑप्शन सी है स्वैपिंग डिवाइस एंड ऑप्शन डी है आपकी मैग्नेटिक टेप। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का सही आंसर है बताओ। सही आंसर है मेरे भाई मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का क्या मतलब है, इसका ये बता रहा है एक्सेस का जो समय है वो बहुत अधिक है। यानी अगर आपको मैग्नेटिक जो की टेप होती है उसमें आपको किसी डाटा पर पहुंचना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि और बाकी जो फ्लॉपी डिस्क है, कैसे है, स्वैपिंग है, इनमें आपको इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे बस क्या बताया गया है कि सबसे अधिक समय है ना, समय सबसे अधिक है यानी एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़, लाइनक्स, डोस या फिर आपका है WinNT। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना मेरे भाई आपको क्या होगा।
सही आंसर है इसका आपका डोज। डोज में क्या होता है, डोज में केवल आप जैसे आपके टाइम का तो नहीं होगा डोज, जो डोज होता है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपकी विंडो होती है आप चलाते हैं ना, विंडो 7, 8, 10 इस तरह से चलाते हैं, तो एक इस तरह से डोज होता था पहले, है ना, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। और उसमें क्या होता था सारा का सारा, जैसे अब हम क्या करते हैं अपना माउस का कर्सर माई कंप्यूटर पर लिख ले करते हैं और फिर हम अपने वीडियो चला लेते हैं आराम से ही, बटन दबा के इस तरह चला लेते हैं ग्राफिकली। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, एक आपका CIMD होता है जिसे आप कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इसमें आपको कमांड लिखनी होती थी, जैसे क्या ओपन डायरेक्टरी, इस तरह से आपको कमांड लिखनी होती थी जब आपके सारा काम करता था। डोज में ये होता था। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, किसी चित्र से अवांछित हिस्से को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए हेडिंग, ऑप्शन बी है आपका बॉर्डरिंग एंड ऑप्शन सी क्रॉपिंग, ऑप्शन डी है आपका कटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर करना है किसी चित्र से अवांछित हिस्सा, यानी कि आपका जो क्या होता है अनवांटेड पार्ट होता है जिसको आपको नहीं चाहिए। सपोज करो आप इमेज, आपने अपना फ़ोटो खींचा, ठीक है, फ़ोटो खींचने के बाद आपने देखा कि यार राइट साइड में तो मेरा भाई आ गया, फिर दूसरा कोई आ गया, फिर बैकग्राउंड आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप क्या करते हैं उस साइड से क्रॉप कर देते हैं थोड़ी सी इमेज को, है ना, यानी जो आपका फालतू का हिस्सा होता है उसे आप क्या करते हैं क्रॉप कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है क्रॉपिंग। प्रक्रिया यानी हिस्से को अलग निकालना है क्या कहलाता है, क्रॉपिंग कहलाता है। पैराग्राफ पर सेंट्रल अलाइनमेंट को लागू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल S। नहीं मेरे भाई कंट्रोल S नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल S का मतलब होता है सेव करना। आप सभी जानते हैं कंट्रोल S से होता है क्या, सेव। कंट्रोल C से होता है कॉपी, कंट्रोल CA इससे कुछ होता है, लेकिन जो कंट्रोल E होता है ये आपका अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल E से आप क्या करते हैं अलाइनमेंट करते हैं। तो सही आंसर इसका D हो जाएगा। एक मेरे भाई ने कहा था कि भैया आप जैसे क्वेश्चन कराते हो ना तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया करो कि इसका आंसर ये क्यों है, तो इससे क्या होगा आपको वो जल्दी से याद हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में आएगा ना तो आपको एकदम आसानी से कर दोगे। अगर मैं ऐसे ही लगा दूंगा तो यार थोड़ा सा देखो वीडियो तो लंबी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर एवं फुटर किस पेज पर प्रिंट होता है। ऑप्शन ए प्रथम पेज पर, ऑप्शन बी वैकल्पिक पेज पर, ऑप्शन सी हर पेज पर, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है उसका सी है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो अगर आप हेडर फुटर लगाते हैं तो वो सभी पेजों पे आपका आ जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से बात की है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट जो अपने आप होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बस केवल वन पेज पे हो तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट रूप से वो सभी पेजों पे लग जाता है क्या, हेडर फुटर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्कशीट में पंक्ति एवं कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी है एड्रेस, एंड ऑप्शन डी है आपका सेल। बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई जैसे आप सपोज करो ये आपकी एक्सेल हो गई ना, और इसके अंदर क्या हुआ बहुत सारे इस तरह से हो गए। यहीं पे ये तो लिखा है वर्कशीट, यानी कॉलम एंड रो वर्कशीट इज कॉल्ड, यानी जो आपकी कॉलम है और जो आपकी रो है इसका एक सेक्शन है, उसे आप क्या कहते हैं। सपोज करो ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये है ना, इतने सारे अलग अलग सेक्शन है, तो एक सेक्शन को इसमें से हम क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। आप जानते हैं कॉलम क्या होता है, कॉलम इस तरह से होता है। वैल्यू क्या होती है, जो है आपकी सेल होती है, इसके अंदर जो आप कुछ भी लिखते हो उसे आप वैल्यू कहते हो। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस होता है सपोज करो इस तरह से आपकी जो ये बनी हुई है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ पे लिखता हूँ ABC, इस वाली जो कॉलम है ये वाली, इसका कॉलम का क्या एड्रेस है, तो हम इधर से चलेंगे इधर से चलेंगे, यानी इसका जो एड्रेस है B2 C1 या फिर C2 C3 D2 D1, इस तरह से आपका एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सांख्यिकी गणना एवं ग्राफ व तालिका इनमें से किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी है आपका नोटपैड, एंड ऑप्शन डी है आपका पावर पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 बात चली, हाँ 20 का जो सही आंसर है आपका एक्सेल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सांख्यिकी गणना, यानी जो आपके स्टैटिकल डाटा होता है, कैलकुलेशन करनी हो, जैसे आपका कोई भी शीट बनानी है आपको तो उसका एक्सेल के अंदर होता है। एक्सेल के अंदर क्या होता है, ग्राफ भी बनता है।
और आपकी टेबल भी बनती है। टेबल का मतलब जहाँ पे लिखा है टेबल, टेबल आपकी इस तरह से बनी होती है, ठीक है। और ये सारी आपकी MS एक्सेल में होती है, तो आप अच्छे से याद रख लेंगे क्या हो, इसका जो सही आंसर है एक्सेल है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन द्वितीय नाम से फाइल की प्रतिलिपि होने का पता चलता है? ऑप्शन ए TXT फाइल, ऑप्शन बी डॉट कॉम, अच्छा कॉम है केवल कॉम, ऑप्शन सी है BAS एंड ऑप्शन जो डी है वो है आपका बक यानी BAK। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है मेरे भाई BAK यानी बैक। दिखना रहा क्या इंग्लिश वालों को? क्वेश्चन नंबर 22, सॉफ्टवेयर को दिया जाने वाला नाम क्या है जिसे लीगली कंपाइल किया जा सकता है और अवसर मुक्त में उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए शेयरवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी पब्लिक डोमेन प्रोग्राम, ऑप्शन जो सी है फर्मवेयर प्रोग्राम एंड ऑप्शन जो आपका डी है मिडवेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका क्या करेंगे आप? पब्लिक डोमेन प्रोग्राम, यानी जो लोग हैं उसे, यानी पब्लिक है उसे किस नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसका प्रयोग हाई लेवल की भाषा को मशीन की भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी आपका इंटरप्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका आप सही आंसर है आपका, पहले देखो किसका प्रयोग हाई लेवल की भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित। हाँ तो मेरे भाई जो इंटरप्रेटर होता है उसका ही यूज क्या होता है? जो आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे सी प्रोग्राम में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है, फिर आपने C++ या जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने उसमें एक सॉफ्टवेयर बनाया और क्या करा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाला, ठीक है। तो उसमें आपको एक इंटरप्रेटर लगाना होता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने इंटरप्रेटर लगा दिया, यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर रखा है, ठीक है। नहीं भाई कंप्यूटर नहीं, हमने लैपटॉप बनाया है। कंप्यूटर के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती ना, ये हमने क्या बना दिया, लैपटॉप बना दिया। ऐसे ही तो होता लैपटॉप। कुछ भाई कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है। सपोज करो ये हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है ना, हाँ ये हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है। तो इस टेक्स्ट फाइल को जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इसमें हमने कोई और लैंग्वेज लिखा है, यानी यहाँ पे लैंग्वेज हमने चेंज किया है। और जो कंप्यूटर हमारा समझता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, आप अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर को मैंने आपको बताया था, जो बाइनरी है कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो जो आपका एक कंपाइलर रखा है ना, ये डिब्बा सा, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है, हार्डवेयर नहीं होता। तो ये जो लैंग्वेज है ये सबसे पहले इसके अंदर जाएगी और कंपाइलर का काम क्या होगा, इस लैंग्वेज को, एक इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर का जो काम क्या होगा, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, किस में, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देना। यही होता है, बस यही समझ लो, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या है, कहाँ गया, इंटरप्रेटर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 24, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स या फिर आपका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है यूनिक्स। ये क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा यूनिक्स लिनक्स होती है ना। क्वेश्चन नंबर 25, सी है एक असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी तृतीय पीढ़ी की उच्च कोटि की भाषा, ऑप्शन सी मशीन की भाषा एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का इसका मेरे भाई आंसर है तृतीय पीढ़ी की उच्च लैंग्वेज, यानी ए थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर अवयवों का संग्रहण, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट उपकरणों का संग्रहण, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रहण यानी ए कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर रूटीन, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर बताना है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना उन्हें चलाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको आसानी से दिख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
कंप्यूटर की भाषा में निर्देश की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसकी सहायता से इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं कहलाता है। एल्गोरिथम, निर्णय तालिका, प्रोग्राम या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है मेरे भाई प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिकल, ऑप्शन बी सैटेलाइट, ऑप्शन सी कोएक्सल केबल एंड ऑप्शन डी है आपका मॉडेम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है मेरे भाई मॉडेम। जो मैंने आपको बताया था ना क्या बताया था आपको मैंने, जो आपकी मॉडेम होती है वो क्या काम करती है आपका, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, या फिर हम इसे बोलते हैं ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटरीकृत डाटा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण को कहा जाता है। डेटा आंकड़े स्थानांतरण, ऑप्शन बी डेटा फ्लो यानी बहाव, ऑप्शन बी है आपका डाटा कम्युनिकेशन, या फिर आपका जो ऑप्शन डी है डाटा मैनेजमेंट। तो सही आंसर इसका मेरे भाई डाटा का कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा उपकरण या फिर डिवाइस दो प्रणालियों से जुड़ने के लिए उपयोग किया जाता है विशेषतः अगर सिस्टम दो भिन्न प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी ब्रिज एंड ऑप्शन जो सी है वो आपका गेटवे है, ऑप्शन जो आपका डी है वो है रिपीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सही आंसर है गेटवे। गेटवे क्या होता है आप जानते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे निचले स्तर के प्रबंधन का प्रयोजन होता है? ऑप्शन ए परिसंचालन संबंधी सूचना, ऑप्शन बी कार्यनीति सूचना, ऑप्शन सी दीर्घकालीन योजना एंड ऑप्शन जो आपका डी है सामरिक सूचना। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिसंचालक संबंधी सूचना, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 32, 1983 में किसने सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस शब्द को परिभाषित किया? तो सही आंसर बताना मेरे भाई, ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, फ्रेड कोहन। ठीक है, याद रखना फ्रेड कोहन ने क्या किया था, सबसे पहले वायरस शब्द को परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है 33 पढ़िए। चल जा। क्वेश्चन नंबर 33, कथन दिया है यानी कि स्टेटमेंट दिया है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, समर्थन या प्रबंधन विशेषकर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, ऑप्शन बी सूचना एवं सहयोगी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी सूचना एवं डाटा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सही आंसर है मेरे भाई इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन याद रखा करो यार, है ना, याद करो। क्वेश्चन नंबर 34, 8 बिट की वह इकाई जिसके माध्यम से आंकड़ों का संकेतबद्ध किया जाता है, शब्द, आंकड़ों का समूह, बाइट या फिर केबी। मैंने आपको पढ़ाया था ये बहुत अच्छे से कल की वीडियो में, रिवाइज भी कराइए। सही आंसर बताइए, बाइट होता है। बाइट क्या होता है, 8 बिट्स की इकाई होती है, जिसे मैंने बताया था 0 1 1 0 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है, 8 हो गया ना, 3 2 5 5 9, एक काम करो, एक गायब कर दो, अब 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से अगर कोई कोड लिखा है तो उसे हम बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आस्की का पूरा नाम क्या है? आस्की कैसा वर्ड आ गया भाई, आस्की तो हर कोई जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आस्की क्या होती है,
सपोज करो कोई भी वर्ड है आपका, जैसे ABCDEFGHIJ या फिर कोई भी आपका क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट है, या फिर कुछ भी आपका कोई आपका क्या बोलते हैं सिंबल है, जैसे आपका डॉलर है या फिर ये है टिल्ड है, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं ये है आपका इस तरह से, या फिर ये है, या फिर ये है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, गुना है, ठीक है। यानी किसी भी तरह का कोई भी सिंबल होता है तो उसका क्या होता है, एक आस्की कोड होता है। और आस्की कोड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर हो जाएगा बताओ? इसे कहते हैं आप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन है, नहीं इंटरचेंज, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन जो इंटरचेंज है ये नहीं होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरप्ट भी नहीं होगा, अफ्रीकन भी नहीं होगा, ठीक है, ये सारे गलत हैं। बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि देखो 2 बार अमेरिकन आ रहा है तो आप कहीं भी चल ना जाओ, ये याद रखना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यानी क्या है? फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपको मेरा भाई कंप्यूटर होता है ना, मैंने आपको बताया 01 की लैंग्वेज समझता है, तो कुछ कोड ऐसे हैं जैसे आपका है ना, ये समझ लो डॉलर है, या फिर आप परसेंटेज समझ लो, या फिर @ समझ लो, और आप समझ लो 1 2 3। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो आस्की कोड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 1 है इसका आस्की कोड कुछ होता है, जैसे 1 2 हो गया या फिर 23 हो गया, ठीक है। ऐसे आपका जो डॉलर है इसका कोड सपोज करो 108 हो गया। जैसा आपका ए है तो ए का कोड हो गया आपका 107 हो गया, है ना। बी का कोड आपका 108 हो गया, सी का कोड आपका 109 हो गया, डी का कोड आपका 1010 हो गया, ठीक है। इस तरह से हर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल होते हैं, उनका आस्की कोड होता है। और आस्की कोड से क्या होता है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाते टाइम वो आस्की कोड आपको याद होना चाहिए, और वो फिर क्या करता है, इंटरप्रेटर से आपका कन्वर्ट कर देता है आपका 0 और 1 की लैंग्वेज में, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ लो एक एक्सचेंज, एक सभी अल्फ़ाबेट का एक स्टैंडर्ड कह लो, या फिर आपका स्टैंडर्ड कोड होता है वो, ठीक है, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ये लिखा है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। जैसे ए का मतलब हम समझ लो 108, ये क्या कर रहा है, एक ऐसा कोड है यानी जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है। यानी हम जब कंप्यूटर की भाषा में पढ़ेंगे ना, 108 को 108 नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, 108 फॉर ए, इस तरह से होता है। तो इसका सही आंसर याद रखना आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 36, विंडोज़ किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए सन माइक्रोसिस्टम, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी है आपका माइक्रोसॉफ्ट, एंड ऑप्शन डी है आपका क्या, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर मेरा है माइक्रोसॉफ्ट है। याद रखेंगे आप, जो आपके विंडोज़ होते हैं, जो आपके विंडोज़ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा क्या, MS लिखा आता है ना माइक्रोसॉफ्ट, और उसके आगे फिर क्या, विंडो 8 7 या फिर 10 या फिर 2003, इस तरह से बहुत सारी विंडो होती है ना। क्वेश्चन नंबर 37 खुल जा, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ये जो दिया आपका 17 दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, और ये क्या दिया है आपको, 17 दिया है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, और इन्होंने बात की है कौन सा सही है। तो आप देखो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि भाई ये क्या है, ये तो गलत है, ऑप्शन ए तो गलत है ना। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि 17 अगर डेसिमल नंबर है तो उसका जो 17 क्या होता है, हेक्सा डेसिमल नहीं होता। हेक्सा डेसिमल को क्या होता है, बस 15 तक होता है, और 15 को ही हम क्या बोल देते हैं, F बोलते हैं। फिर दिया आपका 17 की, अगर आपका जो 17 दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसे आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में 17 ही होता है क्या, वो नहीं होता, ये भी गलत है। फिर 17 अगर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है तो आप इसकी बाइनरी चेक करेंगे कि बाइनरी इसकी क्या होती है। देखते हैं क्या दिया है, 1 0 1 1 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 4 8 एंड 16। इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अब जो बचे हैं इन्हें कैलकुलेट कीजिए। 4 2 हो गए 6 1 7, 7 और 17 कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये आपका 23 होता है, यानी कि जो ये बाइनरी होती है 23 की बाइनरी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 17 दिया है। ये क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन डी है वो आपका है 17 की बाइनरी यहाँ पे कितनी दी है, 1 0 0 0 1 दी है।
इसे एक बार देखते हैं 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है मेरे भाई, जो आपकी देखो 0 है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, जो आपकी 0 है आपको इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना, इसे भी नहीं लेना। तो आप काउंट कौन कौन से करोगे जिसके ऊपर 1 है, यानी 16 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि भैया जी जो उसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, OM है, क्या लिखा है, हाँ, MICR का पूरा नाम है। MICR का क्या नाम है पूरा, इसका जो होता है भाई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कह लो, या फिर रिकग्नाइजेशन, जो भी आप इसे पढ़ना चाहो भाई, ठीक है, बोल सकते हो, या फिर इसे रीडर भी बोल सकते हो। रिकॉग्निशन लिखा है, वैसे तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर को बूट यानी प्रारंभ करते समय कंप्यूटर की स्मृति में बायोस कहाँ से आता है। बायोस का क्या मतलब होता है मेरे भाई, बायोस होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए रैम से आता है, ऑप्शन बी आता है रोम, एंड ऑप्शन जो सी है वो आता है CD रोम, एंड ऑप्शन जो आपका डी है वो आता है आपका DVD रोम। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका सही आंसर मेरे भाई रोम से आता है। क्या आता है रोम से, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40, भाई कितने देर की वीडियो हो गई है, 1 घंटा 20 मिनट और लगेगी। मेमोरी आवंटन की कौन सी नीति में किसी प्रोसेस को सबसे बड़ा स्थान हॉल आवंटित किया जाता है। ऑप्शन ए बेस फिट, ऑप्शन बी वर्ड फिट, ऑप्शन सी फर्स्ट फिट, एंड ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है वर्ड फिट है। अब देखो यार, एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मैं इसे थोड़ा सा जल्दी बता दूं तो वीडियो आपकी यानी वही 1 घंटे की बैठ जाती है ना। अगर मैं चाहूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ इन क्वेश्चनों को, है ना, याद करवा के कि आपका याद हो, तो वीडियो फिर थोड़ी सी लॉन्ग बैठ जाती है। और लॉन्ग वीडियो में क्या होता है यार, आप भी थोड़ा सा थक जाते होंगे ना, देखते देखते थोड़े से बोर हो जाते होंगे, ऐसे वो होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप बोर ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में आपको थोड़ी सी अपनी यही देसी घसी क्या बोलते हैं, घटिया पुरानी घिसी लैंग्वेज बोलता रहता हूँ, घिसी पिटी लैंग्वेज बोलता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 IPv4 वितरण तथा तंत्र का प्रयोग डैश 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 द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है, कितनी बार ई लगाया है इसने, IEEE प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है TCP या फिर IP प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन जो डी है वो आपका UDP। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका सही आंसर मेरे भाई क्या करेंगे आप, TCP कर देना है ना, बे रुक जा यार, TCP। क्वेश्चन नंबर 42, EDI मानक, EDI का जो मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, स्टैंडर्ड आर्ट। ऑप्शन ए सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन बी B2B व्यापार के लिए आवश्यक है, एंड ऑप्शन जो सी है B2B व्यापार के लिए अनावश्यक है यानी अनयूजफुल है। ऑप्शन जो सी डी है अभी भी विकसित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका सही आंसर है मेरे भाई बी, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन कंप्यूटर के संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑप्शन ए फायरवेल, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, एंड ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है इसका सही आंसर मेरे भाई फायरवेल होता है। आप सभी जानते हैं जो फायरवेल होता है क्या होता है आपका, क्या बताए थे हम, हाँ, फायरवॉल आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर आप वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही जो ट्रोजन हॉर्स है ये मेरे भाई एक तरह का वायरस होता है, बहुत गंदा वायरस होता है, ये भी आपके कंप्यूटर को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। और इनमें से कोई का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि फायरवॉल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44,
एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संचार करने वाले निजी मेमोरी वाले कई स्वायत्त कंप्यूटर का परिमाण जाना जाता है। ऑप्शन ए वितरित कंप्यूटिंग अभिकलन के रूप में, ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में, ऑप्शन सी है आपका केंद्रीकृत कंप्यूटिंग के रूप में, एंड ऑप्शन जो डी है आपका समांतर कंप्यूटिंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर करना है आपको वितरण कंप्यूटिंग अभिकलन के रूप में। कुछ भाई बोलेंगे कि भाई पे तो हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, तो भाई ठीक है, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती, आप हिंदी कहीं और से सीख लीजिए। हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे, हम आपको आपके क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए गए हैं। एंड अगर आपको समझ नहीं आता, आपको हिंदी अच्छी नहीं लग रही, तो आप जा सकते हो, मिनट से पहले निकल सकते हो इस वीडियो से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा वितरित कंप्यूटिंग का सही लाभ उपयोग नहीं है? इनमें से कौन सा वितरित कंप्यूटिंग का सही लाभ नहीं है? ऑप्शन ए संसाधन के बंटवारे, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी उपलब्धता, एंड ऑप्शन जो डी है वो आपकी सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 46, फेडी का अर्थ है, यानी FEDI का अर्थ है फंडिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन डी है सी है फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, एंड ऑप्शन डी है फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर करना है आपको फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये मेरे भाई इंटरफेस है, ठीक है, इंटरचेंज वाला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा की क्रियाविधि के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए इनक्रिप्टेशन, हाँ इनक्रिप्टेशन होता है ये। ऑप्शन ए इनक्रिप्टेशन, ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन जो सी है वॉलेट, एंड ऑप्शन डी है डिजिटल सिग्नेचर। सुरक्षा किसमें होती है? सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जाता। 47 का सही आंसर है मेरे भाई वॉलेट। वॉलेट आपका क्या होता है? एक वॉलेट की तरह होता है, जैसे ई वॉलेट बोलते हैं ना। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपका इनक्रिप्शन है ये क्या होता है। अगर आपने देखा होगा जो वेबसाइट वगैरह होती है ना, तो उन पर एक इनक्रिप्शन की लेयर चढ़ी होती है जिससे वे हैक ना हो सके। ऐसी जो आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है ये भी इसी तरह से होती है। जो आपकी बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी का आपने नाम सुना हो शायद, है ना, ये भी सुरक्षा से रिलेटेड होती है। जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं या आपकी PDF वगैरह पर काम करते हैं, ये भी क्या होते हैं? सुरक्षा के रूप में ही यूज होते हैं। जो आपका वॉलेट होता है ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी TLDS की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन ए CCTLD, ऑप्शन बी GTLD, एंड ऑप्शन जो सी है IETF है, एंड ऑप्शन डी है आपका STLD है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर करना है आपको IETF। क्वेश्चन नंबर 49, एक अनचाही ईमेल जो कई प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजी जाती है कहलाती है वॉर्म, वायरस, थ्रेट, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है मेरे भाई स्पैम होती है, जो एक साथ कई लोगों को भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑडिट एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है जो वास्तविक परिणाम की डैश 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 के साथ तुलना की जाती है। ऑप्शन ए विशिष्ट मानक और योजनाएं, ऑप्शन बी अपेक्षित परिणाम, ऑप्शन सी समय पूर्व परिणाम, ऑप्शन जो डी है प्रारंभिक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका सही आंसर मेरे भाई करना है आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड प्लान। क्वेश्चन नंबर 50, MS एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत इनमें से किससे होती है? ठीक है, जो आपके ये दिया है ब्रैकेट, ऑप्शन ये वाला दिया है, ये दिया है, ये दिया। तो मेरे भाई जो सही आंसर करना है आपको 51 का, वो है आपका बी, यानी इक्वल टू। जब भी आप MS एक्सेल चलाएंगे तो MS एक्सेल में अगर आपको कोई भी फंक्शन चलाना तो आपकी जो शुरुआत होगी वो इक्वल टू से होती है। सपोज करो मैं लिखता हूँ इक्वल टू A1, नहीं मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ,
हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू B5 मल्टीप्लाई D6। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बताया एक कॉलम है, ठीक है, तो B5 क्या है? एक एड्रेस है, यानी कि यहाँ पे ए लिखा BCDE, यहाँ 1 2 3, ठीक है, इस तरह लिख दिया। मैंने कहा जो B5 है, सपोज करो B यहाँ पे और जो 5 है यहाँ पे है, ठीक है, कहीं पे कलर चेंज कर लें यार, है ना, B5 यहाँ पे है और नहीं जो B कॉलम है यहाँ पे और जो 5 है यहाँ पे आता है। तो यानी जो ये वाली कॉलम है इसकी मल्टीप्लाई हो जाए किससे? D6 के साथ। सपोज करो D यहाँ पे है और जो 6 यहाँ पे है, ठीक है, D6 के साथ क्या हो जाए? मल्टीप्लाई हो जाए। इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल की यह सुविधा शीघ्रता से डाटा की श्रृंखला को पूरा करती है। ऑप्शन ए ऑटो कंप्लीट, ऑप्शन बी ऑटो फिल, ऑप्शन सी फिल हैंडल एंड ऑप्शन जो डी है वो आपका सॉर्टिंग है। क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका सही आंसर है ऑटो फिल। ठीक है, ऑटो फिल से क्या होता है? MS एक्सेल की जो आपका काम होता है वो थोड़ी सा स्पीड से हो जाता है। नहीं बताएंगे यार कैसे होता है, ठीक है, बस ऐसे सपोज कर लो जैसे आपको ये एक्सेल का चार्ट बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कॉलम लिख दी हमने बहुत सारी, एक्सेल का चार्ट बना रहे हो और ये वाला जो एड्रेस का बार है, ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ आपको नाम लिखना है, यहाँ पे एज वगैरह कुछ भी लिखनी है। तो एड्रेस में सबसे पहले आपने लिखा कानपुर, फिर लिखा मेरठ, फिर लिखा क्या? प्रयागराज, फिर आपको कानपुर लिखना है। तो बस आप KA दबाइए और जो ये पूरा कानपुर ना आपके नीचे लिखा आ जाएगा, बस आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ कि मुझे कानपुर ही लिखना है। तो इसलिए क्या होता है? ऑटो फिल हो जाता है डाटा। तो यहाँ पे क्या होता है? जल्दी जल्दी काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, जब हम नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है? 1 3 5 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 का सही आंसर मेरे भाई करना है आपको, 3 सीट अपने आप ओपन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक्सेल में प्राय फाइल को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन जो सी है वर्कशीट वर्कबुक, या फिर जो ऑप्शन डी है सीट कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका सही आंसर मेरे भाई करना है आपको वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से चार्ट बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए पाई विजार्ड, ऑप्शन बी एक्सेल विजार्ड एंड ऑप्शन जो सी है डेटा विजार्ड एंड ऑप्शन जो डी है वो आपका चार्ट विजार्ड है। क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका सही आंसर करना है आपको चार्ट विजार्ड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चार्ट बनाने के लिए, तो आपको चार्ट के लिए क्या करना है? चार्ट विजार्ड का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा पेपर का आकार सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे भाई जब आप प्रिंटर लाओगे तो आप क्या कहोगे कि भैया हमें क्या दे दो? A4 साइज़ की शीट दे दो, ठीक है। तो A4 जो साइज़ होता है वो नॉर्मली साइज़ होता है, जो आपको जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाते हो ना, तो A4 साइज़ में देता है। और क्वेश्चन नंबर 57, टैली सॉफ्टवेयर में निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी यूजर का सारा डाटा सुरक्षित रखती है? ऑप्शन ए बिन, ऑप्शन बी है जो सब है, ऑप्शन 3 है डेटा है एंड ऑप्शन जो डी है वो आपका डेटाबेस है। क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका सही आंसर मेरे भाई डेटा। क्वेश्चन नंबर 58, टैली पैकेज को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है एप्पल सॉफ्टवेयर एंड जो ऑप्शन सी है एडोब सॉफ्टवेयर, और जो इसका क्वेश्चन नंबर आपका डी है वो है आपका टैली सॉल्यूशन। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है इसका आपका सही आ जाएगा टैली सॉल्यूशन को टैली पैकेज को डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 59, टैली में नए लेजर समूह एवं वाउचर बनाने के लिए किस उपमेन क्या होता है भाई? उपमेन सब मेन्यू की बात लिखी है, उप मेन्यू लिखा है भाई, ये गलत लिखा है, ठीक है। उप मेन्यू एंड सब मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इन्वेंट्री वाउचर, ऑप्शन बी अकाउंटिंग वाउचर, ऑप्शन जो सी है कंपनी इन्फो एंड ऑप्शन डी है अकाउंटिंग इन्फो। क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसका सही आंसर करना है मेरे भाई आपको अकाउंटिंग इन्फो। क्वेश्चन नंबर 60, वैट से अभिप्राय है? वैट वैल्यूएबल एडेड टेक्स्ट, ऑप्शन बी वैल्यू एडेड टैली, ऑप्शन जो सी है आपका वैल्यूएबल एड टेक्स्ट एंड ऑप्शन डी है वैल्यू एडेड टेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका सही आंसर करना है आपको वैल्यू एडेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, छात्र एवं पाठ्यक्रम के बीच संबंध होता है 1:1 1 है, ये क्या लिखा है 1:1 रिलेशन संबंध। एंड जो ऑप्शन बी है 1:m, और जो आपका ऑप्शन सी है m:m, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका सही आंसर है m:m। क्वेश्चन नंबर 62, न्यूनतम सुपर की कहलाती है स्कीमा की, अच्छा जो की बात की है यानी KEY, ठीक है। सुपर की क्या कहलाती है, स्कीमा की, कैंडिडेट की, डोमेन की एंड एट्रीब्यूट की। क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है, इसका सही आंसर मेरे भाई करेंगे आप कैंडिडेट की। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सी डेटाबेस की संरचना होती है, ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन बी रिलेशन, ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर मेरे भाई कर देंगे आप लोग स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 64, डेटाबेस में पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है, एट्रीब्यूट, टपल, ऑप्शन जो सी है फील्ड है, ऑप्शन जो डी है इंस्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है, इसका सही आंसर है टपल के नाम से आप इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस रिलेशन में प्रत्येक विशेषता एट्रीब्यूट के लिए अनुमत मानो वैल्यू का समूह उस विशेषता डैश 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 कहलाता है। क्या क्या क्वेश्चन दे देते हैं यार, अलट पलट ये। ऑप्शन ए डोमेन, ऑप्शन बी रिलेशन, ऑप्शन सी सेट एंड ऑप्शन जो डी है ये आपका स्कीमा है। इसका सही आंसर है डोमेन। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोडक्ट था, ऑप्शन ए NSF, ऑप्शन बी ARPA, ऑप्शन सी NSA, ऑप्शन डी नासा। क्वेश्चन नंबर जो 66 है, इसका सही आंसर है ARPA। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कोई एक खोज सर्च इंजन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन बी सी है याहू एंड जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो है आपका बिंग। तो जो सही आंसर मेरे भाई ये है आपका क्रोम। क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है ब्राउज़र है। और जो गूगल है वो सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और जो ऑप्शन डी है बिंग भी क्या है आपका सर्च इंजन ही है। 67 का सही आंसर है क्रोम। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क है, अमेजोन, ऑप्शन बी ईबे, ऑप्शन जो सी है जीमेल एंड ऑप्शन जो डी है क्या है ट्विटर। तो आप सही आंसर बताओ मेरे भाई, क्या करोगे आप कहोगे कि भैया ट्विटर क्या है सोशल मीडिया नेटवर्क है, अमेजोन क्या है ये आपका जानते हैं इसे क्या बोलते हैं ई कॉमर्स है, ईबे भी ई कॉमर्स है, जीमेल आपकी मेलिंग सर्विस है यानी कि आप समझ सकते जैसे डाक होती है ना पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही स्वरूप है, सबसे ऑप्शन ए name@website.info, ऑप्शन बी name@website.info, ऑप्शन सी है www.nameofwebsite.com, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है name.website.com। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, इसका सही आंसर मेरे भाई आपका है, पहले आप अपना नाम लिखते हो, फिर @ लगाते हो, फिर वेबसाइट का नाम .info लगाते हो, क्योंकि इसमें डबल @ आया है, ये गलत है। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे मैं लिखता हूँ सचिन दास, ठीक है 221 @gmail.com, ठीक है आप ऐसे लगाते हो, ठीक है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है नेम, ये मेरा नेम हो गया इतना, ठीक है यहाँ से आता है, फिर लिखा है @ ये आपका @ हो गया, फिर लिखा है वेबसाइट क्या है आपकी जीमेल, और जो आपका .info लगा ना ये आपका एक्सटेंशन है, इन्फो की जगह यहाँ पे क्या काम करेगा आपका .com काम करेगा। तो इसका ऑप्शन सही है बी। यार देखो इतना आपको डीपली से पढ़ा रहा हूँ ना, प्लीज़ भाई लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दिया करो जल्दी से, ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं हौसला है वो थोड़ा सा बुलंद हो सके, अंबुजा सीमेंट की तरह। क्वेश्चन नंबर 70,
कंप्यूटर शब्द जाल या फिर इसे क्या कह सकते हैं, जागरण। www का अर्थ है, इसका सही आंसर मेरे भाई आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्वेश्चन नंबर 71, संचार सर्किट जो डेटा को दोनों दिशाओं में प्रेषित कर सकते हैं परंतु एक साथ समय नहीं कहा जाता, परंतु एक साथ नहीं कहा जाता। ऑप्शन ए सिंप्लेक्स मोड, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स मोड एंड ऑप्शन जो सी है फुल डुप्लेक्स मोड, ऑप्शन जो डी है एक्सिंक्रोनमस मोड। क्वेश्चन नंबर 70 जो 1 है इसका सही आंसर है भाई हाफ डुप्लेक्स मोड। क्वेश्चन नंबर 72, एक संचार उपकरण जो कई IO उपकरणों को एक पंक्ति में जोड़ता है। ऑप्शन ए कंसंट्रेटर, ऑप्शन बी मॉडिफायर, ऑप्शन जो सी है मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन जो डी है फुल डुप्लेक्स लाइन। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर करना मेरे भाई आपको सी मल्टीप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 73, ISDN का परिवर्णी शब्द क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क एंड ऑप्शन जो सी है इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन जो डी है इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 74, 0 एवं 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिट्स कहलाते हैं, आप जानते हैं, पढ़ाया था बहुत अच्छे से हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 75, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में एक प्रकाशन में स्थिर जानकारी के संयोजन की प्रक्रिया को एक मर्ज किए गए प्रकाशन डाटा स्रोत के साथ मिलाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी डाटा सोर्सिंग, ऑप्शन सी मेल मर्ज एंड जो ऑप्शन डी है आपका इसमें स्पैम मेल है, तो आप इसे कहेंगे मेल मर्ज। यहाँ पे मर्ज लिखा है ना, ऐसे समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 76, एक भाषा जो कंप्यूटर के सबसे नज़दीक एवं कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ओ लेवल लैंग्वेज या फिर आप कहेंगे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो सी है इस 76 इसका सही आंसर है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल इसलिए कहते हैं 0101। क्वेश्चन नंबर 76, दो स्थानों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के माध्यम को कहा जाता है। नेटवर्क, बातचीत का माध्यम, मॉडेम या फिर बस जाने वाली बस का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 77, सही आंसर है इसका बातचीत का माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी प्रोसेस की स्टेट नहीं है? रेडी, टर्मिनेट, ऑप्शन जो सी है एग्जीक्यूटिंग है, ऑप्शन जो डी है ब्लॉकिंग है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है ब्लॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 79, सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार होते हैं। ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं लेजर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और फिर आपका कैम सॉफ्टवेयर, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे भाई सही आंसर करना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखना हमेशा। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है सिस्टम को चलाने का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है आपको चलाने का नहीं, जिसे आप चलाते हो उसे। क्वेश्चन नंबर 80, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटाबेस के बदले डैश 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 बेस के प्रयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी है जो टेक्स्ट है एंड ऑप्शन जो डी है आपका लिप्स है। लिप्स क्या क्या लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका सही आंसर है नॉलेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी CPU शेड्यूलिंग,
ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट एंड ऑप्शन जो डी है ऑफिस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर करना मेरे भाई ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वरना आपका सभी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 82 35 का जो बाइनरी निकालना है आप अच्छे से निकाल लोगे। बताओ क्या आएगा 82 का बाइनरी। हम क्या करते हैं, हाँ 82 की बाइनरी आपको खुद निकालनी है और 82 की बाइनरी ना निकाल के मेरे भाई आपको कमेंट में डालनी है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है और बतानी है क्या इसकी सही बाइनरी है। क्वेश्चन नंबर 83 MS वर्ड में किसकी मदद से एक जैसा पात्र कई व्यक्तियों को भेज सकते हैं। ऑप्शन ए मेल जॉइनिंग, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट मर्ज एंड ऑप्शन सी है मेल इंसर्ट, ऑप्शन जो डी है मेल मर्ज है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है मेल मर्ज। वह प्रिंटर जिस पर प्रकाश की किरणों का उपयोग करके तथा इंक कणों को कागज पर डालकर प्रिंट किया जाता है कहलाता है। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर मेरे भाई कैरेक्टर प्रिंट और लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर ये क्या होता है ना, इस पर आपको लेज़र डालनी होती है, एक इंक लगी होती है। ठीक है, जब आप इस पर लेज़र डालते हैं यानी कि यूवी रेज डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, तो फिर ये गर्म हो जाता है। फिर क्या करता है, ये आपको कोई भी छपाई कर देता है, यानी छाप देता है, प्रिंट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 85 किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है ALU मेमोरी CPU कंट्रोल यूनिट। आप जानते हैं CPU इज़ द क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही क्या कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सही आंसर है CPU। क्वेश्चन नंबर 85 का हाँ। क्वेश्चन नंबर 86 CPU के आंतरिक भंडारण स्थान को कहते हैं सामग्री, पता, स्थान या फिर आवरण। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है पता, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 87 इनमें से किस प्रकार की चिप को विशेष प्रकार की विद्युतीय पल्स के द्वारा पुनः योजनाबद्ध यानी प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। ऑप्शन ए EPROM, ऑप्शन बी है PROM एंड ऑप्शन जो सी है ROM एंड ऑप्शन डी है EEPROM। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर मेरे भाई कर देंगे आप लोग ऑप्शन बी PROM। क्वेश्चन नंबर 88 सिस्टम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन जो सी है DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड ऑप्शन जो डी है डी है A एंड B यानी दोनों। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था ना सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी, जिसे यानी जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सॉफ्टवेयर को चलाता है। क्वेश्चन नंबर 89 एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए सिस्टम प्रोग्राम के लिए निम्न क्षमता में से कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कंपाइलिंग, ऑप्शन जो सी है वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी है मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 90 कंप्यूटर के समय को कोई जॉब से साझा करने की वह तकनीक जिसमें जॉब्स इतनी तेज़ी से बदलती है कि प्रत्येक जॉब को कंप्यूटर प्रतीत होता है। ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी टाइम आउट, ऑप्शन जो सी है टाइम डोमेन है एंड ऑप्शन डी है FIFO। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है टाइम शेयरिंग। भाई लोग आप क्या करो क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ो, इतने हम पानी वो नहीं पी लेते हैं, वो भी दुख जाता है यार पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 91 सामान्यतः कंप्यूटर में उपयुक्त होने वाली IC चिप किसकी बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है मेरे भाई।
ठीक है, आईसी चिप। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कोई कंप्यूटर में उपयुक्त की जाने वाली भाषा नहीं है। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबाल, लोटस, फोर्टेन। तो 92 का सही आंसर है लोटस। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेजी से कार्य करता है। ऑप्शन सी दोनों प्रकार के कंप्यूटर की गति समान है। एंड ऑप्शन डी है जो दोनों प्रकार के कंप्यूटर की गति की तुलना की जा नहीं सकती। 93 का सही आंसर है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या करते हैं, तेजी से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर की भाषा में एक MB मेगाबाइट का मतलब होता है। बताओ मेरे भाई क्या होता है। 1 MB = क्या होता है। इतने अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को यार, सब भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 95, OS का पूरा नाम क्या है। हम बार बार कह रहे हैं क्या नाम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेशन सिस्टम नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 96, DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD परिवर्णी किसके लिए है। ऑप्शन ए डिजिटल वेक्टर डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क, ऑप्शन जो सी है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, एंड ऑप्शन जो डी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 97, एक पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उपयुक्त किया जाने वाला दोबारा पढ़ते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला बोर्ड जिस पर बहुत सारी चिप लगी होती है कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, रोम या फिर मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए दिया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। बताओ क्या होगा। सही आंसर है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, दोबारा चालू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर विज्ञान में सूचना से अभिप्राय है कंप्यूटर द्वारा दिया गया कोई भी आउटपुट। ऑप्शन बी अर्थपूर्ण तरीके से संसाधित आंकड़े, ऑप्शन सी कंप्यूटर द्वारा मुद्रित किया गया वितरण, ऑप्शन डी है आंकड़े का बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर करना है मेरे भाई आप लोगों को अर्थपूर्ण, प्रोसेस्ड डाटा इन मेनुलुगल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 100, एडीपी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इनहेंस्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन जो डी है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो सही आंसर करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। और मेरे भाई इसी के साथ आपकी वीडियो होती है समाप्त। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि आप करते नहीं हो। कुछ बच्चे कर देते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी जो आंसर की है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, और जो एक क्वेश्चन का PDF है मेरे भाई ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और जो हमने आपको क्या कराया था आज स्टार्टिंग में जो बताया था ना थोड़ा सा टाइप ऑफ नेटवर्क, उसका भी आपका जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमने आपको बेसिक बताया था कन्वर्जन यानी नंबर कन्वर्जन बताए थे, उसका भी आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
और जो मेरे साथ जुड़ने का, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप अपना कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को यार, जल्दी जल्दी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।